मूवी स्टार्ट होती है जर्नलिस्ट आनंद इकलांगी की बुक एल डोरेडो, जिसमें 1951 और 2018 के बीच कोलार गोल्डफील्ड्स के इवेंट्स के बारे में बताया गया था। उसको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया था और सभी पब्लिश कॉपीज को जला दिया गया था। हालांकि एक टेलीविजन न्यूज़ चैनल के ओनर को एक कॉपी कहीं से मिल जाती है और उनकी जर्नलिस्ट दीपा इकलांगी का इंटरव्यू लेती है। इकलांगी बताते हैं कि केजीएफ में किसानों को कुआं खोदते हुए एक पत्थर मिला था। गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए कमीशन के अधिकारियों ने 1951 में भारत के मैसूर स्टेट के साउथ पार्ट में केजीएफ में सोने की खोज की थी और हमारी मूवी के हीरो रॉकी का जन्म भी उसी रात मैसूर में एक गरीब विधवा के घर पर हुआ था। अधिकारियों के साथ आए एक शक्तिशाली डॉन सूर्यवर्धन ने सोने की खान के लालच में सारे अधिकारियों को मार डाला ताकि ये बात बाहर न जाने पाए। सूर्यवर्धन ने लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर उस जमीन को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया और दूर दूर से लोगों को लाकर वहां पर माइनिंग कराने लगा और उस जमीन पर धोखे से एक कंपनी नार्ची की स्थापना की। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के दौरान सोने की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सूर्यवर्धन ने अपने एम्पायर को मजबूत करने के लिए 5 पार्टनर चुने, जिसमें भार्गव का बेटा कमल उसके मरने के बाद केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी पार्ट पर एंड्रयूज का कब्जा था। गुरु पांड्या की सियासी ताकत का इस्तेमाल कर सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को मुट्ठी में कर लिया और केजीएफ को सेफ रखने के लिए उसका भाई अधीरा था। इन सब के बाद सूर्यवर्धन ने अपने बेटे गरुड़ा को भी इसमें शामिल कर लिया। सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आने के बाद सारे पार्टनर्स की नीयत खराब हो गई और वो सब केजीएफ को हथियाने की ताक में रहने लगे। शेट्टी बॉम्बे में एंड्रयूज के अंडर काम कर सोना स्मगल करता है। हालांकि दुबई वाले स्मगलर इनायत खलील की भी शहर पर नज़र है। रॉकी की मां 25 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मर जाती है और मरते हुए रॉकी से वादा लेती है कि वो जिंदगी कैसे भी जिए, पर जब वो मरेगा सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। अपनी मरती हुई मां की इच्छा अनुसार रॉकी 10 साल की उम्र में पैसा और पावर की तलाश में बॉम्बे आ जाता है और शेट्टी नाम के डॉन को इम्प्रेस कर उसके लिए काम करने लगता है। कुछ सालों बाद वो शेट्टी का दायां हाथ बनकर बॉम्बे के कोस्ट पर अफ्रीकी सोने के आए हुए माल की देखरेख करता था। जल्दी ही रॉकी की पावर शेट्टी से ज़्यादा बढ़ जाती है। शेट्टी का कॉम्पिटिटर दिलावर इनायत खलील के साथ मिलकर बॉम्बे पोर्ट पर माल लाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी दिलावर के बेटे को मार देता है, जिसके डर से सारी नाव वापस चली जाती हैं। इस इंसिडेंट से एंड्रयूज इम्प्रेस होकर रॉकी से मिलने आता है, जो उसे सूर्यवर्धन के बेटे गरुड़ को मारने के बदले बॉम्बे ऑफर करता है, जो अपने पैरालाइज बाप सूर्यवर्धन के मरने के बाद केजीएफ का उत्तराधिकारी बनेगा। रॉकी ऑफर एक्सेप्ट कर बेंगलोर के लिए निकल जाता है, जहां एंड्रयूज उसे बताता है गरुड़ इलेक्शन पार्टी में बेंगलोर आएगा, तब उसको रॉकी को मारना होगा। रॉकी को राजेंद्र देसाई की बिगड़ी हुई बेटी रीना मिलती है, जिसे देखते ही रॉकी को प्यार हो जाता है। रीना को छेड़ने के चक्कर में कमल पूरे बेंगलोर में रॉकी को ढूंढता फिरता है। रॉकी को अफ्रीका से आने वाला सोना बेंगलोर में दिखाई पड़ता है और फिर वो उसकी छानबीन करता है। रॉकी देसाई के क्लब में कमल के साथ हंगामा कर उसे क्लब में बुला लेता है और फिर सबको पार्टी ऑफिस में ही गरुड़ को मारने का प्लान बताता है। गरुड़ा अपने फादर की मूर्ति का उद्घाटन करने बेंगलोर आता है। गरुड़ा अपने बंदों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचता है और सब देखते हैं और मूर्ति सूर्यवर्धन की नहीं बल्कि गरुड़ा की है। गरुड़ा अपनी पावर दिखाने के लिए अपने आदमियों से कई लोगों को मरवा देता है, जिस वजह से रॉकी का गरुड़ा को मारने का मौका हाथ से निकल जाता है। सारे मेंबर्स इस इंसिडेंट के डर के मारे अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रॉकी उनसे कहता है वो केजीएफ में जाकर गरुड़ा को मार देगा। 1978 में केजीएफ में पैरालाइज सूर्यवर्धन अधीरा की बजाय गरुड़ा को अपने एम्पायर के उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है, जिसके गुस्से में अधीरा गरुड़ा पर हमला कराता है, लेकिन गरुड़ा बच जाता है। इसके जवाब में गरुड़ा भी अधीरा की गाड़ियों पर हमला कराता है। गरुड़ा को मारने का कोई तरीका ना होने की वजह से रॉकी माइनिंग वर्कर्स में शामिल होकर केजीएफ में घुस जाता है। रॉकी देखता है गरुड़ा अपने सेनापति के साथ मिलकर मजदूरों पर खूब जुल्म करता है। गरुड़ा ने उनकी हालत जानवरों से भी बदतर कर रखी है। एक बच्चे और मां को सफेद लाइन से आगे आने पर गरुड़ा के गार्ड्स उनको मार देते हैं।
गुरु पांड्या देसाई को और सूर्यवर्धन गरुड़ा को बताता है उन्हें डर इस बात का है कि इनायत खलील और इलेक्शन की पीएम कैंडिडेट रविका सेन सत्ता में आ गई तो इनायत खलील और रविका उनके एम्पायर को खत्म कर देंगे। मजदूरों के बच्चों को उम्मीद होती है कि रॉकी उनको इस कैद से आज़ाद कर देगा। रॉकी चुपके से अपनी शिफ्ट के दौरान गरुड़ा के पास पहुंचने के लिए मेंटेनेंस रूम में नार्ची के मैप तक पहुंच जाता है, जिसका पता गरुड़ा के गार्ड्स को चल जाता है और गरुड़ा सबको धमकी देता है या तो उस घुसपैठिया का नाम बता दे या फिर सब मरने के लिए तैयार हो जाएं। एक साथी मजदूर अपनी प्रेग्नेंट बीवी की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके चलते रॉकी बाल बाल बच जाता है। एंड्रयूज और देसाई को उनके जासूस बताते हैं कि उनका भेजा हुआ बंदा मारा गया है। गार्ड्स एक अंधे बुजुर्ग मजदूर को मारने वाले होते हैं। रॉकी उसको बचाने के लिए आगे आता है और गरुड़ा के 23 गार्ड्स को बेरहमी से मारकर जला देता है, जिससे वो बाकी गुलामों के लिए हीरो बन जाता है। इस इंसिडेंट के चलते कुलकर्णी और गरुड़ा के भाई की हेल्प से देसाई और एंड्रयूज को पता चलता है रॉकी अभी जिंदा है। रॉकी आदमियों को जलाकर विराट और कुलकर्णी को सिग्नल देता है कि वो गरुड़ा को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। गरुड़ा अपने बंदों के साथ खान में रॉकी को ढूंढकर मारने जा रहा होता है, लेकिन उसका भाई विराट अपने बाप सूर्यवर्धन को मारकर उसे वहीं रोक लेता है। गरुड़ा अपने दुश्मनों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर पूजा में आशीर्वाद के बाद सबको मारने का फैसला करता है। गरुड़ा का सेनापति वनराम घर और खान के पास पूरी जगह की सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर देता है। रॉकी शॉर्ट सर्किट कर अंधेरे का सहारा लेकर टनल के रास्ते अंदर आ जाता है। वनराम को पता चलता है कोई बंदा शॉर्ट सर्किट का फायदा उठाकर अंदर घुस आया है। वनराम सारे गार्ड्स को उसको ढूंढने के काम पर लगा देता है। गरुड़ा उसको मारने आए 3 लोगों की पूजा में बलि दे रहा होता है। तभी वनराम को पता चलता है उन तीनों में से एक कैदी कमरे में मरा पड़ा है। इसका मतलब वो तीसरा कैदी रॉकी है। जिससे पहले वनराम गरुड़ा को वार्न करता, रॉकी पानी से निकलता है और तलवार से गरुड़ा को मार गिराता है। सारे गुलाम खुशी से रॉकी को अपना नेता चुनते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है रॉकी के पास गरुड़ा को पार्टी ऑफिस में ही मारने का मौका था, पर गरुड़ा की पावर को पाने के लिए उसने केजीएफ में गरुड़ा को मारने का फैसला किया ताकि गुलामों के रूप में उसे खुद की फौज मिल सके। इन सब के बावजूद भी कुछ लोग सूर्यवर्धन के एम्पायर की गद्दी को हथियाने को तैयार हैं। वनराम सारे गार्ड्स को रॉकी को मारने को कहता है, लेकिन सारे गुलाम उसको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और यहाँ पर केजीएफ के चैप्टर 1 का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रिव्यूअर्स।